गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं शंकर सिंह डर प्रवक्ता सोनभद्र। आज डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के द्वितीय अनिवार्य प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विषय के अंतर्गत सुनामी एवं भूस्खलन के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने आपदा प्रबंधन के अंतर्गत भूकंप तथा चक्रवात के संदर्भ में चर्चा की थी। आज हम लोग आपदा प्रबंधन के अंतर्गत सुनामी और भूस्खलन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब धरती हिलती है तो भूकंप आता है, और जब यही भूकंप समुद्र में आता है तो ऊंची ऊंची समुद्री लहरें उत्पन्न होती हैं। अर्थात समुद्र में उठा तूफान ही सुनामी कहलाता है। समुद्र में उठा तूफान ही सुनामी कहलाता है। इसके साथ साथ जमीन धंसने, ज्वालामुखी फटने, उल्कापात होने से भी सुनामी की लहरें उत्पन्न होती हैं। इस तरह से आप लोग समझ चुके होंगे कि सुनामी समुद्र में उठा हुआ भयंकर लहर होता है या यह भयंकर तूफान है, जिसे प्रभाव क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। जब समुद्र के गर्भ में तेज हलचल होती है तो समुद्र की ऊंची ऊंची लहर समुद्र के किनारों को अपने चपेट में ले लेती है। हालांकि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण लहरें ज्वार और भाटा के रूप में उत्पन्न होती हैं। सुनामी का सबसे बड़ा कारण समुद्र में आया एक प्रकार का भूकंप ही होता है। सुनामी लहरों की गति पर अगर ध्यान दें तो यह 400 किलोमीटर प्रति घंटा तथा इसकी ऊंचाई 10 से 17 मीटर तक ऊंची हो सकती है। ऐसी हालात में जब ये किनारों से टकराती हैं तो रिहायशी इलाकों को भी अपनी आगोश में ले लेती हैं। परंतु यहाँ ध्यान देना होगा कि हर भूकंप सुनामी नहीं पैदा करता। समुद्र की ऊंचाई में आए भूकंप से ही तेज लहरों के उठने की संभावना होती है। सुनामी की विशेषताओं पर चर्चा करें तो यह स्पष्ट होता है कि सुनामी के लहर की ऊंचाई 10 से 30 मीटर तक हो सकती है। सुनामी से तटीय भागों को अधिक नुकसान पहुंचता है। सुनामी में लहरों की श्रृंखला उठती है। ये लहरें कभी कभी 500 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा से भी चल सकती हैं। तट के समीप की लहरें सिकुड़ जाती हैं और मंद पड़ जाती हैं। शक्तिशाली लहरें अपने साथ साथ सब कुछ बहा ले जाती हैं। लहरें कभी भी दिन या रात में उत्पन्न हो सकती है। इस तरह से देखा जाए तो समुद्री सतह पर जल का ऊपर नीचे होना समुद्री लहर कहलाती है। वायु के दबाव से लहरें एक दूसरे को हल्के रूप में ढकेलती प्रतीत होती हैं। वायु के दबाव में लहरें एक दूसरे को ढकेलती प्रतीत होती हैं और तटों की ओर आगे बढ़ती चली जाती हैं तथा तटों पर जाकर ये समाप्त हो जाती हैं। वास्तव में ये लहरें
अपने स्थान पर ऊपर नीचे होती रहती हैं। लहरों के उठे हुए भाग को श्रृंग तथा निचले भाग को गर्त कहा जाता है। जो लहर उठता है उसके उभरे हुए भाग को श्रृंग और दबे हुए भाग को गर्त कहा जाता है। वहीं पर तापमान के अनुसार धाराएं भी दो तरह की होती हैं। एक है गर्म धाराएं और दूसरा है समुद्री धाराएं। जब हम लोग समुद्र में उठे ज्वार और भाटा पर चर्चा करेंगे, अब हम लोग ज्वार और भाटा पर चर्चा करेंगे। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण 24 घंटे में 2 बार समुद्र का जल किनारे की ओर आगे बढ़ता है और फिर वापस लौट जाता है। इस प्रकार से महासागरीय जल के ऊपर उठने को ज्वार तथा नीचे उतरने को भाटा कहते हैं। इस महासागर के जल जब ऊपर उठने लगता है तो उसे ज्वार तथा जब वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है तो उसे हम भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा से होने वाले लाभ पर चर्चा करें तो देखते हैं कि ज्वार की सहायता से जलयान जल्दी बंदरगाहों की तरफ पहुंच जाते हैं और भाटे के साथ लौट आते हैं, जिससे कि माल को ले आने में सुविधा होती है। ज्वार की शक्ति से विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। ज्वार के कारण अनेक समुद्री वस्तुओं जैसे सीप, शंख, मोती आदि किनारों पर आ जाते हैं। विशेषताओं को देखा जाए तो समुद्री लहर और धारा में अंतर स्पष्ट होता है। जैसे लहरों में समुद्री जल एक ही स्थान पर ऊपर नीचे होता है, जबकि धारा में जल हजारों किलोमीटर प्रवाहित होता जाता है। लहरों की दिशा व गति निश्चित नहीं होती, जबकि धारा की दिशा और गति निश्चित होती है। लहरें वायु प्रवाह से उत्पन्न होती हैं। लहरें वायु प्रवाह से उत्पन्न होती हैं, जबकि धाराएं धरती के घूर्णन बल तथा तापांतर के कारण उत्पन्न होती हैं। लहरें विनाशकारी हो सकती हैं। जब धारा शांत रूप में गतिमान होती है तो ऐसी स्थिति आती है। अब हम लोग भूस्खलन जैसी आपदाओं पर चर्चा करेंगे। तो ये भूस्खलन जैसी आपदा प्राकृतिक आपदा ही है, जिसमें हम जानते हैं कि चट्टानों में जब भूजल की मात्रा बढ़ जाती है, चट्टानों में जब भूजल की मात्रा बढ़ जाती है तो चट्टानों का वजन बढ़ जाता है, जिसे वे नीचे की ओर खिसकने लगती हैं। इसी को भूस्खलन कहते हैं। भूस्खलन का मतलब भू माने मिट्टी धरती से है, स्खलन का मतलब गिरना, बहना, टूटना, खिसकना। इसी को भूस्खलन कहते हैं। अर्थात भूमि का बड़े पैमाने पर खिसकना भूस्खलन कहलाता है। भूमि का बड़े पैमाने पर खिसकना भूस्खलन कहलाता है। भूस्खलन कई प्रकार के होते हैं। अब से थोड़ी दूर तक खिसकते हैं। जब ये थोड़ी दूर तक खिसकते हैं तो इसे स्लम कहा जाता है, और ये जब अधिक दूरी तक खिसकते हैं तो इसे भूस्खलन कहा जाता है। जब बहुत ऊंचाई से शैल के टुकड़े गिरते हैं तो इसे शैल का खिसकना कहा जाता है। जब बहुत ऊंचाई से शैल के टुकड़े गिरते हैं तो इसे शैल का खिसकना कहा जाता है। भूस्खलन से
पर्वतीय ढालों पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। भूस्खलन से पर्वतीय ढालों पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। इससे नए ढालों का भी निर्माण होता है। भूस्खलन द्वारा नदियों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं तथा पर्वतों की तलहटी में बसे गांव व शहर भी भूस्खलन की चपेट में आ सकते हैं। फलस्वरूप अपार जन धन की हानि होती है। भारत में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में भूस्खलन की समस्याएं अधिक पाई जाती हैं, क्योंकि यह क्षेत्र पर्वत श्रृंखला से आच्छादित होते हैं। यह क्षेत्र विशाल पर्वत श्रृंखलाओं से आच्छादित होते हैं। कुछ पर्वतों पर वर्ष भर हिम जमे रहते हैं। बर्फ के भूस्खलन से पर्वतीय ढालों पर निवास करने वाले लोग मलबे में दब भी जाते हैं। इन आपदाओं से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन की योजनाओं को तत्काल प्रभाव में लाने की आवश्यकता होती है, ताकि आवश्यकता अनुसार धन जन की हुई हानि में राहत कार्य तत्काल रूप से पहुंचाया जा सके। प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने का दायित्व राज्य सरकारों का होता है। राज्य प्रशासन स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री अथवा मुख्य सचिव होता है। इसके साथ साथ कुछ आपदाएं मानवकृत होती हैं। वैज्ञानिक एवं तकनीकी तथा औद्योगिकी विकास से जहां मानवीय सुविधाओं में वृद्धि हुई है, वहीं पर मानव द्वारा जरा सी भी लापरवाही आपदाओं को जन्म देती है। उद्योगों से तमाम नुकसानदेह पदार्थ जैसे और ये परमाणु बम तथा उसके रासायनिक हथियार से भी आपदा उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। महामारी जैसी आपदाओं को भी नियंत्रण करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि अगर इस महामारी जैसी आपदा पर नियंत्रण नहीं किया जाए तो यह विकराल रूप धारण कर लेता है। जैसे मानकर चलते हैं, आज पूरा विश्व कोरोना जैसे वायरस से घिरा हुआ है। यह एक प्रकार की आपदा जो पूरी दुनिया को बेचैन किए हुए है। मैं समझता हूँ आप भी इससे सुरक्षित रहने का प्रयास कर रहे होंगे। यह आपदा विश्वव्यापी बन चुकी है, जहाँ पर लाखों लोग मौत को प्राप्त कर चुके हैं और लाखों जीवन और मौत के बीच अस्पतालों चिकित्सालयों में लड़ रहे हैं। इस संबंध में पूरी दुनिया में अपने अपने संसाधनों द्वारा आपदा प्रबंधन की व्यवस्था का प्रयास किया जा रहा है और इससे बचने का बहुत कारगर उपाय अभी तक नहीं ढूंढा जा सका है। तो इस तरह से ये आपदा प्रबंधन के से होने वाले जो नुकसान हैं उस पर विभिन्न समितियों, समुदायों, सरकार और इससे जुड़े लोग, कर्मियों को इस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। हम आशा करते हैं कि आप अपना इंटर्नशिप के साथ साथ अपना पाठ्यक्रम की भी तैयारी करते होंगे। थैंक यू वेरी मच।